नाज़रीन, सब कुछ भस्म होने की तरफ जा रहा है। कैसी सूरत हाल हम मुसलसल देख रहे हैं, उसके अंदर एस्केलेशन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी तबाही आ सकती है, सब कुछ भस्म हो सकता है। इस वक्त की मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है, यानी अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ईरान अमेरिका के हमले से पहले अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जब ईरान तैयारी कर रहा है, बहरे हिंद के अंदर जो सबसे स्ट्रेटेजिक लेवल की बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, जहां से ईरान पर हमला होना है, उस बेस को ईरान जब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है तो खलबली इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर है। हंगामी राब्ते और फिर रशिया चाइना के साथ कोऑर्डिनेशंस और यूरोप के कैपिटल्स और वाशिंगटन, एक हंगामी सूरत हाल इस वक्त है कि मामला किस तरफ जाता है। ट्रंप और प्रेसिडेंट सीसी की एक बड़ी अहम तरीन कॉल हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि असल मकसद जो है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है और इजिप्ट जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। इजिप्ट वहां पर अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, उसके टैंक्स जो है वो गजा के बॉर्डर के करीब देखे गए हैं। तो ट्रंप की बहुत अहम तरीन कॉल जो है वो प्रेसिडेंट सीसी को हुई है। तो यहां पर क्या फैसले हुए, कुछ धमकियां जो है वो मिस्र को लगाई गई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ताइवान को जो घेर लिया गया है चाइना की जानिब से, क्या ये जंगी मशकें जंग के अंदर तब्दील हो जाएंगी, कौन जानता है कि क्या हो सकता है। तो अमेरिका और यूरोप के अंदर इस वक्त खलबली मच गई है और वहां से जो है ना स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि चीन जो है वो गुरेज करे, चीन खबरदार रहे, चीन वो करे। तो चीन ने इस वक्त मुहासरा कर लिया है। ये जंगी मशकें कब खत्म होंगी, क्या ये एक लंबे मुहासरे के अंदर बदल जाएंगी, क्या ये एक रियल इन्वेजन के अंदर बदल जाएंगी, क्या होता है, वहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और यहां यह मामला हुआ है कि हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर हैं, उनका बेटा शहीद हो गया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का बेटा शहीद हो गया है, जिसके बाद लेबनान में कशीदगी और बढ़ी है और हिजबुल्लाह से एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि ये आप कह लें कि नवंबर 2024 के बाद ये सबसे एक बड़ा वाकया जो वहां पर पेश आया है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर और उनका बेटा जो है वो शहीद कर दिया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, जो ये सोचता है कि ट्रंप एंटी वॉर है और वो जंगों के खिलाफ है, तो वो गलत फहमी का शिकार है, वो इल्यूजन का शिकार है। ट्रंप अपने आप को प्रेजेंट ऐसे ही करता है कि वो पीस ब्रिंगर है, उसको तो इसके ऊपर कोई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जो उसने दुनिया में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो दुनिया की उसने जंगें खत्म करवाई और मजीद खत्म करवाने जा रहा है, इसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज। आपको पता है ट्रंप इसकी बाकायदा डिमांड भी कर चुके हैं और ट्रंप इसके ऊपर नाराज भी है कि मुझे जब वो नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो दुनिया में ऐसा जो अमल लेकर आ रहा हूं। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो जो ट्रंप साहब को एंटी वॉर समझता है वो सबसे बड़ी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि ना ही ट्रंप एंटी वॉर है और ना ही ट्रंप की पॉलिसीज को दुनिया में अमल लाने वाली हैं, खासकर मिडिल ईस्ट के अंदर तो बिल्कुल नहीं। और हम एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं लाइक नेवर बिफोर। अच्छा, इस वक्त जो थ्रेट्स अमेरिका से आ रहे हैं टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस, टुवर्ड्स यमन और एंड टुवर्ड्स ईरान, और जो तमाम फ्रंट्स के ऊपर हमें एस्केलेशन नजर आ रही है, जो एक पूरा जंगी माहौल है, इससे नाज़रीन बैक डाउन करना, यानी इससे पीछे हटना, सिचुएशन का कूल डाउन होना, सिचुएशन का रिवर्स होना, यह बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट शायद नामुमकिन के करीब है। उसकी वजह यह है कि सुपर पावर्स की एक ईगो होती है। यानी इस वक्त आप देखिए ट्रंप कितने बड़े बड़े दावे कर चुका है यमन को तबाह करने के मुकम्मल और ईरान को तबाह करने के। तो अगर यमन के हमले जारी रहते हैं और ईरान जब वो ट्रंप की डिमांड्स नहीं मानता है, तो सुपर पावर की ईगो हर्ट होगी ना, ट्रंप की ईगो हर्ट होगी। उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे। और देखिए पब्लिक के अंदर आकर, एक होता है खुफिया पैगाम किसी मुल्क को भिजवाना, एक होता है पब्लिक के अंदर आकर ये थ्रेट करना कि फलां मुल्क के ऊपर हम हमला करने जा रहे हैं। तो अगर यहां से ट्रंप ने कुछ भी अचीव नहीं किया, ना ईरान माना, ना यमन माना, ना बाकी कहीं पर उसने कुछ अचीव किया, तो उससे पूछा जाएगा ना भाई तुम फिर क्या हो, तुमने हासिल क्या किया है। तो उसकी अपनी जो एक हैबत है, वो वहां पर उसकी जो अपनी पोजीशन है वो कमजोर होगी कि ये तो सिर्फ बातें करता है। तो इस वो ईगो है कि जब आप, असल मसला ये है कि जब आप पब्लिक के अंदर आकर टेंशन लेवल, जंगी लेवल जो है वो इतना रेज कर देते हैं, तो फिर वहां से वापसी जब बड़ी मुश्किल हो जाती है। और पब्लिकली जिन जिन मुल्कों में ऐसा अनाउंस हुआ है अमेरिका से कि हम वहां पर हमला करेंगे, अनफॉर्चुनेटली वहां पर फिर हमला हुआ है। तो इसलिए एक तो ये सूरत हाल है और अमेरिका की ईगो ये है कि हु कैन स्टॉप अस, भाई दुनिया में कौन रोकेगा अमेरिका को, मुझे बताइए। और फिर ये कि हमारी सुपीरियर मिलिट्री है, प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे बड़ी मिलिट्री हमारी है, प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे सुपीरियर वेपन्स हमारे पास है, फिर हमारे पास न्यूक्लियर है जो किसी भी मुल्क को चंद मिनट्स के अंदर तबाह कर सकता है। तो जब वो अनाउंस कर रहे हैं तो उनके सामने ये भी चीज है कि हमें रोकेगा कौन, और हम तो फाते होंगे, हर सूरत के अंदर होंगे, हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। इसके अलावा नाज़रीन डिफरेंट थियरीज है, 2-3 मैं आपके सामने रखता हूं पॉसिबल
अगले सिनेरियो को समझने के लिए, अगले मंजरनामे को समझने के लिए कि हम एक्चुअली किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, एक तो ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये माना जाता है ऐसा कि इजराइल जो है वो एक बड़ी जंग चाहता है फ्रॉम द डे वन, और इजराइल ये समझता है कि एक बड़ी जंग ही जरूरी है ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अगर ये बड़ी जंगें ना होती तो यहां पर इजराइल कायम ना होता, क्योंकि जब ये बड़ी जंगें होती हैं तो बॉर्डर्स खत्म हो जाते हैं, वो लकीरें खत्म हो जाती हैं, और आपके पास ये मौका होता है कि आप नई लकीरें जो है वो खींच सकें। मिसाल के तौर बड़ी जंग होती है, भाई जॉर्डन तो कुछ भी नहीं है, जॉर्डन खत्म हो जाएगा, वो पूरे जॉर्डन को इजराइल में शामिल कर लेंगे। एक ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि वो अपनी मर्जी से लकीरें खींच सकते हैं। ये वर्ल्ड वॉर जैसी जंग ही के अंदर ऐसा पॉसिबल है। तो ये एक माना जाता है कि इजराइल हमेशा से एक ऐसी बड़ी जंग चाहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका में ये एस्टिमेट है, ये मुख्तलिफ उनकी रिपोर्ट्स भी छपती हैं कि इस वक्त अमेरिका इस पावर के अंदर है कि वो वर्ल्ड वॉर जीत सकता है। देखें, एक बात तो तय है कि ये जंग तो एक दिन होनी है, ये जो आलमी जंग आप जिसको कहते हैं, ये एक ना एक दिन तो होकर रहेगी। अब इस वक्त दुनिया का इख्तिदार है अमेरिका के पास, अमेरिका इसमें डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन अमेरिका का एस्टिमेट यह है कि अगर आज हम ये जंग छेड़ देते हैं और जो ताकतें उभर रही हैं, चाइना, ईरान, रशिया, तो इनको हम हरा सकते हैं, और उसके बाद फिर जो नई दुनिया होगी उसमें अपना नया ऑर्डर जो है वो कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आज जंग नहीं करते, हम 10 साल के बाद जंग करते हैं, तो चीन और ताकतवर हो चुका होगा, ईरान और ताकतवर हो चुका होगा, रशिया, नॉर्थ कोरिया, और इसके साथ कुछ और ताकतें भी इमर्ज कर चुकी होंगी, और अमेरिका शायद ज्यादा डिक्लाइन की तरफ जा चुका होगा, ज्यादा कमजोर हो चुका होगा। तो उस वक्त फिर उसका ऑर्डर चला जाएगा, उसका दुनिया का इख्तिदार जो है उससे छिन जाएगा, और अगर तब वर्ल्ड वॉर होती है तो शायद वो जीतने की पोजीशन के अंदर ना हो, लेकिन आज वो है। अब ये एस्टिमेट कितना खतरनाक है, और ये न्यूक्लियर वॉर होगी, इसमें पता नहीं कौन जीता है कौन नहीं जीता, दुनिया में कोई बचता है नहीं बचता, ठीक है। तो एक तो ये चीज साथ साथ एग्जिस्ट करती है, और फिर तीसरी चीज ये है कि फ्रॉम द डे वन हमने आपके सामने बहुत सारी रिपोर्ट्स रखी हैं, बहुत सारे सिनेरियोज रखे हैं, और हमने बहुत इसको डिस्कस किया है उन दिनों के अंदर भी कि हम आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं, कि अगर गजा का परमानेंट सॉल्यूशन अचीव ना हुआ तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज मौजूद है कि हम इन फ्यूचर आलमी जंग की तरफ जो है वो चले जाएंगे। और इस वक्त आप देखिए कि क्या गजा का कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमें नजर आ रहा है? क्या फलस्तीन के राइट्स को मान लिया गया है? तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये तमाम चीजें इस बारे में तकवीत देती हैं कि आलमी जंग का खतरा किस कदर ज्यादा है। और फिर देखिए, जो रशिया और चाइना, इनकी वार्निंग्स आ रही हैं अमेरिका को कि ईरान पर हमला मत करो, ऐसी वार्निंग्स कभी भी नहीं आई हैं चाइना रशिया की। तो इसका मतलब कि उनके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, ये रियल साइन है इनकी वार्निंग्स आना कि ईरान पर हमला कितना ज्यादा करीब है। और फिर देखिए यूक्रेन की वॉर, वहां पर किस तरह से एक्सपैंड हो रही है। यूरोपियंस, मुख्तलिफ ममालिक अपनी फोर्सेस डबल कर रहे हैं, जर्मनी, नेदरलैंड, पोलैंड, वो कह रहे हम न्यूक्लियर बनाएंगे, स्वीडन और नॉर्वे और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपना फूड स्टॉक करना शुरू हो गए हैं, और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो ट्रेनिंग्स देना शुरू हो गए हैं कि वॉर के अंदर किस तरह से सर्वाइव करना है अपने सिटीजन्स को, अपने सिविलियंस को। ये बाकायदा इस वक्त यूरोप के अंदर हो रहा है। तो ये सब किस लिए वहां पर हो रहा है। और जो ताइवान का मामला है, वहां पर चाइना ने कहा कि वक्त आ गया है कि ताइवान को लेने से हमें दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, एक तरफ ये दुनिया का मामला है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का मामला है। 100% कोई कुछ नहीं कह सकता कि इसमें अल्टीमेटली क्या होगा। क्या इसमें अल्टीमेटली यही होगा जो हमने 3, 4, 5 चीजें आपके सामने रखे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है? क्या इनमें से कोई चीज होगी? 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। इनमें से कोई भी चीज, कोई भी रास्ता जो है वो उसके ऊपर दुनिया चल सकती है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, और वो यह नाजरीन कि अगर गजा की, फलस्तीन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन, जिसको चाइना भी यही बात करता है कि अगर वो हासिल नहीं हुआ तो फिर यह तय है कि हम एक बड़ी जंग में होंगे। वो कल से शुरू हो जाए, चाहे वो 6 महीनों के बाद शुरू हो। जब फलस्तीन को राइट्स अगर नहीं देने, और अभी तक अगर हम देखें तो इजराइल और अमेरिका में ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है, वहां पर इस बात को अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं किया गया कि फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और को फलस्तीनी रियासत बनाई जाएगी। तो फलस्तीन का कोई मामला हमें हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा ऑन टेबल इन पीसफुल मैनर्स। तो इसलिए यह बात फिर 100% तय है कि हम एक बड़ी जंग की तरफ लाजमी जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं ईरान के ऊपर जो बहुत बड़ी खबरें हैं वो तो आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत ही बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो मिस्र के हवाले से बड़ा वाकया हुआ है वो मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इस जंग का जो रियल पर्पस है वो गजा की इवैक्यूएशन है, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है। तो ट्रंप की मिस्र के साथ कॉल हुई है, और मिस्र के साथ कॉल की कुछ और अहमियत ये ज्यादा है कि मिस्र के सदर ने ट्रंप की दावत के बावजूद व्हाइट हाउस का दौरा नहीं किया था, क्योंकि वो
गजा के इस प्लान को, डिस्प्लेसमेंट वाले को नहीं मानते, इसलिए व्हाइट हाउस का दौरा नहीं किया। फिर चूंकि इजिप्ट जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है, अभी कुछ घंटे पहले इजराइल ने यह डिमांड किया है इजिप्ट से कि वो अपनी मिलिट्री को डिसमेंटल कर दे सिनाई के अंदर। तो चूंकि ट्रंप साहब जो है वो इजराइल के स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने इस तनाजुर के अंदर इजिप्ट को कॉल किया कि वो सिनाई से अपनी फौज निकालें, पीछे हट जाए। ठीक है, अ काइंड ऑफ थ्रेट्स जो है वो इजिप्ट को दिए गए हैं कि मतलब तुम इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हो, भाई तुम मिलिट्री वहां पर किस लिए रख रहे हो, तुम इजराइल पर हमला करने जा रहे हो। तो काइंड ऑफ थ्रेट जो है वो इजिप्ट को। इजराइल डिमांड्स दैट इजिप्ट डिसमेंटल इट्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिनाई। ये कुछ घंटे पहले का डिमांड है इजराइल का। उसके बाद ये ट्रंप की कॉल हो रही है। तो जो जिस तनाजुर में हो रही, अब खुद ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, आई डिस्कस्ड विद प्रेसिडेंट सीसी द स्ट्राइक्स अगेंस्ट यमन एंड द गाजा स्ट्रिप, पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड द मिलिट्री प्रिपरेशंस। गाजा भी डिस्कस हुआ है, हूथीज भी डिस्कस हुए हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस भी डिस्कस हुए हैं और मिलिट्री प्रिपरेशंस भी डिस्कस हुई। कौन से मिलिट्री प्रिपरेशंस? वही जो इजिप्ट कर रहा है, वही मिलिट्री प्रिपरेशंस वो डिस्कस हुई है। किस लिए? इजराइल पर हमला करने का इरादा है। अच्छा, और दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का अपना पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी इजराइल और अमेरिका जो है उनके नजदीक तो पॉसिबल सॉल्यूशन वो फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करना और यहां पर वो गल्फ कोर्सेज बनाना, और जो ट्रंप ने प्लान दिया हुआ है उनका पॉसिबल सॉल्यूशन तो ये है। मिस्र का कुछ और है, अरब वर्ल्ड का, यानी कि वो तो कुछ और है। तो ये तमाम चीजें जब वो इजिप्ट के साथ डिस्कस हुई हैं और बड़े शायद धीमे अंदाज के अंदर स्वीट वर्ड्स के साथ इजिप्ट को वार्न किया गया है कि जो इजराइल कह रहा है जरा पीछे हट जाओ। और फिर ट्रंप की जानिब से इन अरब कंट्रीज को मॉक भी किया जाता है, इनका मजाक भी बनाया जाता है, खास तौर पे जॉर्डन और इजिप्ट का, कि हम तो इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, इनकी हमारे सामने क्या हैसियत और ये हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे। हालांकि जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अरब्स दे रहे हैं अमेरिका को, उसके ऊपर ट्रंप कोई बात नहीं करता। और इनके भी आप जरा पॉलिसी देखिए कि जो अमेरिका ने इनसे तेल खरीदा और अमेरिकन डॉलर्स इनको आए, अमेरिका दो तरीके से वो पैसा अपना वापस ले लेता है, इनको असलहा बेचकर और इनसे इन्वेस्टमेंट्स करवा के, वो सारा पैसा तो अमेरिका में वापस चला जाता है। अभी इजिप्ट को नाज़रीन 4 बिलियन यूरोस की यूरोप से इमदाद आई है, अभी कुछ देर पहले ये अनाउंसमेंट आई, 4 बिलियन यूरोस। तो इस वक्त किसी को इमदाद आना, इस वक्त किसी के लिए असलहा पास होना, ये बगैर किसी चीज के नहीं हो रहा है कि मतलब जैसे रूटीन में एड पास हो जाती। अब जो कुछ हो रहा है, किसी को एड आए, जैसे अभी कतर को 2 बिलियन डॉलर्स का असलहा उन्होंने अप्रूव किया है, जैसे अभी सऊदी अरेबिया को किया है। तो इस सिनेरियो में ये कुछ ले और दे वाली बात होती है, इसके बगैर ये चीजें अप्रूव नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इजरायली मीडिया ने एक और खबर शेयर की है। वो कह रहा है कि जो सीरिया है, अल शरा वाला सीरिया, वो नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा है इजराइल से थ्रू बैक चैनल्स। और बैक चैनल कौन सा है? सऊदी अरेबिया से बात कर रहा है कि इजराइल से हमारी नॉर्मलाइजेशन करवाई जाए। इसमें कितना सच है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये इजराइल की खबर है। इजराइल इस तरह की खबरें चलाता रहता है कि दिखाए कि कैसे अरब वो हमारे साथ खड़े हैं, ये वो, लेकिन बहरहाल ये इजराइल की खबर है, इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अब हम ईरान को डिस्कस करते हैं। वी वर नेवर सो क्लोज जितना इस वक्त हम खड़े हैं। एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट है इंटरनेशनल, पीपी एस्कोबार, इनका एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, इनकी एक रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। द ज़ायनिस्ट एक्सेस फ्रॉम डीसी टू तल अवीव, यानी ज़ायनिस्ट जो है वो वाशिंगटन डीसी से लेकर तल अवीव तक, इज फ्रेंटिकली स्पिनिंग दैट a massive attack on Iran is just around the corner। फेमस जर्नलिस्ट है इंटरनेशनल, और वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमला इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल सामने खड़ा है ईरान पर हमला, किसी भी वक्त ये हो सकता है। और नेतन्याहू जो है 40 साल से इसका सबसे बड़ा ख्वाब, आपको पता क्या है? 40 साल से इसका सबसे बड़ा ख्वाब है ईरान वॉर, और ये 6 अपने मंसूबे में कामयाब हुआ है। 6 इस्लामी मुल्कों को तबाह करने में ये कामयाब हुआ है, और 7वां इसका जो सबसे बड़ा ख्वाब है वो ईरान के साथ जंग करना है। अच्छा, अभी जो इस वक्त अगली रिपोर्ट आ रही है वो इस बात का मजीद सबूत है कि ईरान की जंग कितने करीब इस वक्त पहुंच चुकी है। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहा है, यानी अमेरिका ईरान पर हमले की धमकियां दे रहा है। और अब ईरान को कहीं यकीन हो गया है, यह ज्यादा सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि यह अटैक अब होने वाला है, तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं। अमेरिका के हमले से पहले अमेरिका पर हमला करने की ईरान तैयारी कर रहा है। पहले ईरान क्या तैयारी कर रहा था कि हमारे ऊपर अटैक होगा फिर हम अटैक करेंगे, लेकिन ये कुछ और चीज है, अमेरिका से भी पहले अमेरिका पर हमला करना। द टेलीग्राफ की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। ईरान अर्ज टू स्ट्राइक डियागो गार्सिया बेस इमीडिएटली। ये डियागो गार्सिया जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो बहर हिंद के अंदर है। मिलिट्री कमांडर्स फेस कॉल फॉर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन चगोस आइलैंड्स बेस बिफोर ट्रंप uses it to attack on Iran. Iran threats preemptive strike on base
housing US bombers, report says. Iranian military urges immediate preemptive strike against US. The military commanders had been instructed to prepare for action against the base in a bid to deter President Trump from launching strike on Iran. देखिए ये जो रशिया और चाइना बार बार कह रहे हैं, अब पिछले कोई 12-14 घंटों के अंदर उनकी दो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि अमेरिका हमले से बाज रहे, अमेरिका हमले से बाज रहे। ये दोनों की स्टेटमेंट्स आई हैं, दोनों तरफ से दो बार आ चुकी हैं। तो ये इसका मतलब उनको तो ये कंफर्म है कि ये हमला होने जा रहा है, या इसका कितना ज्यादा रिस्क मौजूद है, या अमेरिका कितना ज्यादा सीरियस है हमला करने के हवाले से। IRGC रेजेस द अलर्ट स्टेटस। ईरान ऑलरेडी अलर्ट है, लेकिन IRGC की जानिब से अलर्ट लेवल जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त आप देखिए कि मजीद सैंक्शंस अभी कुछ देर पहले अनाउंस कर दी गई हैं। हर तीसरे दिन इस वक्त सैंक्शंस ईरान के ऊपर लग रही हैं। ट्रंप नाउ प्लेसेस सैंक्शंस एवरी वीक ऑन ईरान। USA just sanctions individuals and companies in Iran, China and UAE related to Iran's drone program। और अमेरिका के नए जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो नॉमिनी हैं, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। आवर एडवर्सरीज आर डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। ईरान का वो ये जो नए ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ रहे हैं, वो उनकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे दुश्मन जो है वो न्यूक्लियर बना रहे हैं। तो ईरान की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन ये जो बात है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, ये मतलब ये तो आलमी जंग है ना भाई, इसके अलावा आलमी जंग क्या होगी। जापान ने अमेरिका पर हमला किया था, तो वहां से वो सारा मामला शुरू हुआ। फिर जापान ने अमेरिका पर ही हमला किया था ना, इसी तरह का एक अटैक था, वो जरा ज्यादा बड़ा था लेकिन अटैक था, और आलमी जंग और फिर न्यूक्लियर वाला मामला जो है उस तरफ चला गया। तो ये इंटरनेशनल मीडिया, मतलब टॉप के मीडिया की हमने खबर आपके सामने रखी है। बहुत ही खतरनाक मामला है। लेकिन क्या ईरान वाकईतन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहा है? अभी तक ईरानी मीडिया ने तो इसको कंफर्म नहीं किया, और जहां तक हमारी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग है, हमें लगता नहीं कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अमेरिका के ऊपर करेगा। अमेरिका के हमले में जरूर जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ईरान क्या अमेरिका के हमले से पहले हमला कर देगा? इसके चांसेस बहुत कम है। इस तरह की सूरत हाल में आप एक्सपेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, ये हो भी सकता है, क्योंकि 100% कोई भी श्योर नहीं होता। ये इतनी वोलेटाइल और सेंसिटिव सूरत हाल होती है। लेकिन जहां तक जैसे हम ईरान की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कैसे आगे मूव ऑन करते हैं, तो ये मतलब लगता नहीं कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा, इसके चांसेस कम है, बट ये हो भी सकता है। इजरायली मीडिया जो है वो कह रहा है कि यमन को हराना नामुमकिन हो रहा है, और यमन हमारे हमलों के बावजूद नहीं रुक पा रहा है। अमेरिका कुड नॉट कंटेन द यमनीज, we cannot defeat them even with bombers and planes। यमनी मिसाइल्स डिसरप्ट लाइफ इन इजराइल। पूरा इजराइल को धर्म भरम करके यमन ने रखा हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम इनकाउंटर प्रॉब्लम्स व्हेन अटैकिंग यमनी मिसाइल्स। अब नाज़रीन बात यह है कि अगर यमन को कंटेन नहीं कर पा रहा अमेरिका, तो ईरान को कैसे करेगा? और ईरान जंग की एक और सीरियस बात यह है कि देखिए, इससे पहले भी बहुत ज्यादा हम करीब पहुंच गए थे, और वहां से रिवर्सल कैसे हुआ था? सिर्फ जो प्यूटन ने अपने कमांडर्स भेजे थे ना ईरान, और फिर मैसेज कन्वे किया था बाइडेन इंतजामिया को और इजराइल को कि हम यहां पर हैं, सिर्फ वो एक बुनियादी वजह थी, ईरान पर हमला नहीं हुआ। ठीक है, ये सबसे बड़ी वजह थी। तो अब चाइना और रशिया दोबारा से बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप जो है वो पीछे हटेगा या अटैक करेगा? क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी तो मौजूद है ना कि ये बंदा जो है वो सही नहीं है। और जॉन बोल्टन जो इसके साथ काम कर चुका है, उसने इसके ओथ लेने से 1 महीना पहले आर्टिकल लिखा था, जो हमने आपके सामने भी रखा था, कि ट्रंप के दौर में सबसे बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस दुनिया देखेगी, बहुत कुछ दुनिया में तबाही आने वाली है। ये जॉन बोल्टन जो इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहा है, उसने 1 महीना पहले इसके ओथ लेने से आर्टिकल लिखा, और वो चीजें हमें नजर आ रही हैं कि इसके होते हुए दुनिया में अमन नहीं बल्कि बहुत तबाही और बहुत सारे क्राइसिस और बहुत सारी जंगें जो छिड़ने वाली है। अगली बात यह है कि क्या अमेरिका ये जंगें जीत सकेगा? क्या ट्रंप की पॉलिसीज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रही है? तो इसकी मैं एक खबर आपके सामने रखता हूं। जर्मनी पुशेस टू रिक्रूट US बेस्ड रिसर्चर्स एमिड ट्रंप क्रैकडाउन। साइंसदान, रिसर्चर्स, काबिल लोग अमेरिका से हिजरत कर रहे हैं, और पहले फ्रांस उनको वेलकम कर रहा था, अब जर्मनी ने भी वेलकम करना शुरू कर दिया। ये वैसे वर्ल्ड वॉर के फिनोमेना में जर्मनी से सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जो है वो अमेरिका गए थे, जर्मनी उनको वापस ले रहा है, वहां से हिजरत हो रही। तो ये ट्रंप की पॉलिसीज का नतीजा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा है, या अमेरिका तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ना ही यमन की जंग सूट करती है अमेरिका को, और ना ही ये ईरान की वॉर तो किस तौर पर शूट नहीं करती। ये तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ईरान इसलिए जंग नहीं चाहता कि तबाही बहुत आएगी, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी, न्यूक्लियर वॉर होगी, तो उसके बाद क्या होगा। तो जंग नहीं चाहते ना, रेजिस्टेंस चाहती है ना ईरान चाहता है, लेकिन नेतन्याहू तो चाहता है और डीप स्टेट तो चाहती है। अच्छा, आखिर में अगर ताइवान की हम बात करें, ताइवान को घेर लिया गया है, मजीद जंगी बेड़े
जंगी जहाज वो आ रहे हैं ताइवान की तरफ और करीब तरीन वो मौजूद हैं, मुहासरा कर रहे हैं। और चाइना ने खुद स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये मशकें ही इस अंदाज के अंदर हो रही हैं कि ताइवान का मुहासरा कैसे करना है, ताइवान को बंद कैसे करना है, इसको मुकम्मल ब्लॉकेड कैसे करना है। तो इस वक्त तशवीश अमेरिका और यूरोप में यह है कि ये वाली जो जंगी मशकें हैं ये एक तो रियल इन्वेजन में तब्दील हो सकती हैं, ठीक है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड ले सकता है तो चाइना ताइवान क्यों नहीं ले सकता? नेशनल सिक्योरिटी का मसला है ना। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका यूक्रेन को छोड़ गया तो अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए आएगा, और फिर चाइना गुस्से में, बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में इस वक्त है। तो ये या तो रियल इन्वेजन भी हो सकती है, फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना इन जंगी मशकों को प्रलॉन्ग कर दे, मतलब वो 1 महीना इसको आगे ले जाए, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि 4 दिनों के बाद वो खत्म कर दें। हाँ, जब जंगी हथियारों की डिलीवरी शुरू हो तो फिर बाकायदा अटैक भी हो सकता है। ये एक वार्निंग भी जस्ट हो सकती है कि जंगी हथियार डिलीवर ना किए जाएं, ठीक है। और अगर चाइना सिर्फ वार्निंग देकर पीछे हट गया और अमेरिका ने फिर जंगी हथियार दिए तो फिर अगली बारी वो हमला भी हो सकता है। यानी 3-4 पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के अंदर इस वक्त खलबली है, दोनों से स्टेटमेंट्स आई हैं। देयर शुड बी नो यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेटस को अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। अब ये मतलब बाकायदा जंग की बात है कि जो स्टेटस को कायम है कि ताइवान एक जगह मौजूद है, ये उसके अलग टेरिटरी है, उसको तब्दील ना किया जाए, ठीक है। ये जंग की बात हो रही है। यूरोपीय यूनियन, चाइनीज मैनोवर्स अराउंड ताइवान इंक्रीज टेंशंस एंड वी अर्ज रिस्ट्रेंट। देखिए 3 बड़ी जंगें हैं, ईरान की जंग है, ताइवान की जंग है, यूक्रेन की जंग है। इनमें से कोई भी छिड़ी तो वो आलमी जंग होगी। और इसके अलावा बाकी जो जंगें हैं, लेबनान की और शाम की और इजिप्ट की और जॉर्डन की और यमन की, और फिर 7 कोस्टल लाइन के ऊपर मुख्तलिफ जंगें हैं। यहां से भी लावा फट के ईरान जंग की तरफ जा सकता है और उससे फिर आगे आलमी जंग छिड़ सकती है। और गजा में जब तक ये जुल्म जारी है तो ये मामला आगे से आगे फैलता ही रहेगा। तो तमाम चीजें कनेक्टेड है, कहीं से कोई भी लावा फट गया तो सारे आपस में फिर कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ऐसी वोलेटाइल सिचुएशन का सामना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को नहीं था जो आज है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने डायज लगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।